नमस्कार। पहले खबर पश्चिम बंगाल से। महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रेप जैसे भयावह अपराध की रोकथाम के लिए विधेयक पास हो गया है। अपराजिता विधेयक में रेप पीड़िता की मौत होने या स्थायी रूप से कोमा में जाने पर 10 दिन में फांसी का प्रावधान है। रेप, गैंगरेप के दोषियों को बिना पैरोल उम्र कैद। जांच 21 दिन में पूरी होगी। इसे 15 दिन बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि अपराजिता के कानून बनने में समय लग सकता है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है। बता दें कि 2019 में आंध्र प्रदेश में दिशा विधेयक, 2020 में महाराष्ट्र का शक्ति विधेयक पर राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है। इस बीच बदलापुर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक बड़ी टिप्पणी दी कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाई कोर्ट ने पॉक्सो के कार्यान्वयन में खामियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। तो ममता सरकार ने बिल में इस बात का प्रावधान है कि हर हाल में 36 दिनों के अंदर जांच को पूरा करना होगा। यानी ममता सरकार के बिल में जांच की समय सीमा कम की गई है। हमने कानून के जानकारों से पूछा कि ममता सरकार का विधेयक देश में पहले से मौजूद कानूनों से कैसे अलग होगा। तो इस पर जवाब ये मिला कि सिर्फ समय सीमा कम होना काफ़ी नहीं, अहम ये भी होगा कि फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए, गवाह समय पर आ जाएं और कुल मिलाकर सुनवाई में किसी किस्म का समझौता ना हो। पश्चिम बंगाल सरकार ने असेंबली में जो बिल पास किया है वो भारतीय न्याय संहिता में बदलाव का प्रस्ताव है। मिसाल के तौर पर बिल में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66, 70(1), 71, 72(1), 73, 124(1) और 124(2) में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। यानी इसमें रेप की सजा, रेप और मर्डर, पीड़ित की पहचान जाहिर करने, एसिड अटैक जैसे अपराध पर अलग से सजा का प्रावधान तय किया गया है। हमने जाने माने वकील सिद्धार्थ लूथरा से पूछा कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उससे ममता सरकार का बिल कैसे अलग है। देखिए, मेरा मानना है कि ये जो बिल है ये बीएनएस को बदलना चाह रहा है, लेकिन ये ज्यादातर ये प्रावधान जो है कॉम्पनसेशन का, सजा बढ़ा दी, ये सब बीएनएस में भी है। ये आईपीसी में भी थे, बीएनएस में भी थे। तो मेरा मानना है कि ये उसे जिसे कह सकते हैं उसके साथ टिंकरिंग की है, पर ज्यादा बदलाव नहीं लाए और इसका असर ज्यादा मेरे समझ में तो नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार जो विधेयक लेकर आई है उसमें जांच के लिए 21 दिनों का प्रावधान किया गया है। समय कम पड़ने पर अतिरिक्त 15 दिन भी दिए जाएंगे। यानी हर हाल में 36 दिनों में जांच को पूरा करना होगा। क्या समय सीमा घटा देने से कोई फर्क पड़ता है? देखिए, एक यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है अनोखी लाल वाला, जहाँ यही बात चल रही है क्योंकि पहले 60 दिन का समय था कि 60 दिन के अंदर ट्रायल खत्म होना चाहिए। उस समय को देखा जा रहा है क्योंकि अगर हम देखें जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती है तो फोरेंसिक रिपोर्ट ही नहीं आएंगी, गवाह कैसे पेश होंगे। अनोखी लाल वाले केस में 13 दिन में रेप और मर्डर के केस में डेथ सेंटेंस दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया कि फेयर ट्रायल भी तो कोई चीज होती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जब इस बिल पर बहस हो रही थी तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में, 2013 में पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में और पिछले हफ्ते जयपुर में एक सरकारी अस्पताल में हुई दरिंदगी का जिक्र किया। ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी और गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर असामान्य रूप से ज्यादा है, वहां न्याय नहीं है, लेकिन बंगाल की महिलाओं को अदालतों में न्याय मिलेगा। क्या जो वो सोच रहे हैं या जो वो कह रहे हैं कि डेटरेंट एक पैदा करेगा अपराधियों के मन में, वो एक भय पैदा करेगा, जैसे इन्होंने एक क्लॉज इसमें जोड़ा है, एक प्रावधान कि जो रिपीट ऑफेंडर होंगे, जो बार बार इस तरह करते होंगे, उनको डेथ, लाइफ तो है, डेथ तक की पेनल्टी। निर्भया के बाद 2013 में कानून बदला गया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आई, पर तभी ये ऑफेंसेस हुए। पहली चीज ये है प्रिवेंटिव पुलिसिंग और दूसरी चीज इन्वेस्टिगेटिंग पुलिसिंग। दोनों चीजें पे गौर करना पड़ेगा। पहले हमें देखना पड़ेगा कि सेंसिटाइजेशन हो के प्रिवेंटिव एक्शन ली जाए कि कानून का उल्लंघन ना हो, क्राइम ना हो।
और उसके बाद अगर क्राइम हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन फास्ट और एफिशिएंट और फेयर हो। कानून बनाने से इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो जाएंगी। आप ठीक कह रहे हैं, जब तक पुलिस की ट्रेनिंग नहीं होगी, सेंसिटाइजेशन नहीं होगी, तो ये कानून पेपर कानून रह जाएगा। बिल पर बहस के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम चाहते हैं ये कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो। इसे लागू करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आगे आपको बताएंगे बिल पास हो जाने के बाद आगे क्या होगा। उधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सितारगंज में गैंग रेप का एक ऐसा मामला सामने आया है जो शर्मनाक होने के साथ साथ कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। यहाँ 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया और गैंग रेप के तीनों आरोपी नाबालिग हैं। सबसे छोटे आरोपी की उम्र 9 साल है, बाकी 2 अन्य आरोपी 11 और 14 साल के हैं। घायल बच्ची का सितारगंज के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में एक 16 साल की नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। छेड़छाड़ का आरोप कोचिंग सेंटर के शिक्षक पर लगा। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। उन्होंने कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ भी की। स्थानीय लोगों ने आरोपी टीचर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया है। और हरियाणा के फरीदाबाद में 23 अगस्त को एक छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या का राज क्या है। पहले ये बात सामने आई कि गौरक्षकों ने उसे गौ तस्कर समझकर मार डाला। फिर उसके पिता के हवाले से बताया गया कि आपसी रंजिश का मामला है। इसी आधार पर केस दर्ज किया गया। लेकिन एनडीटीवी की पड़ताल में एक नई बात सामने आ रही है। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने इस मामले के आरोपी अनिल कौशिक की मां से बात की है। आइए सुनते हैं इस बातचीत को। ये घर है आरोपी अनिल कौशिक का और घर के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है लिव फॉर नेशन। संगठन जो है वो चलाते हैं और नीचे लिखा है गौ रक्षा दल। अनिल कौशिक की जो माताजी हैं वो मेरे साथ में, उनसे बात करते हैं। माताजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश देवी। अच्छा, आपके बेटे को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उस पर आरोप ये लगा दिया है कि आपके बेटे ने गोली मारी है एक लड़के को और उसने समझा कि वो तस्कर है इसीलिए गोली मारी। क्या कहना है इस पर आपका? देखो जी, मेरा बेटा निर्दोष है। मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं करता, गौ रक्षा करता है और मेरे बेटे ने बहुत सेवा करी गौओं की। अच्छा। और अब तो कितने दिनों से वो जा भी नहीं रहा था। कई दिन में अब गया था क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। 2 गुड़िया हैं उसकी और मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा। मेरे बेटे को निर्दोष फंसाया जा रहा है। अगर गाड़ी में 3-5 बंदे बैठे थे और अगर मेरे बेटे की गाड़ी पीछे थी, अगर इसकी गोली लगती तो पीछे वालों को लगती। जी। उस बच्चे का हमारा कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, ना मेरा बेटा उसको जानता है और मेरा बेटा भक्ति भाव वाला है। अगर वो निर्दोष है बहुत जल्दी आएगा। तो आपके बेटे ने बताया था कि क्या वो पीछा कर रहे थे उनका? हाँ, तस्कर समझ के। क्योंकि पहली गाड़ी में फायरिंग उन्होंने मारी है। अच्छा। मेरे बेटे की गाड़ी में फायरिंग उन्होंने गोली चलाई है। अच्छा। इन्होंने सोचा ये पक्के तस्कर है। अच्छा। अगर ये पहले ही रोक देते तो मेरा बेटा कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा। मेरे बेटे को गलत फंसाया जा रहा है। तो गोली किसने चलाई थी फिर? उन्होंने चलाई थी। नहीं, जैसे वो इसमें मुझे नहीं पता। मेरा बेटा तो अपने ऊपर ले रहा है। अच्छा। सबको बचाने के लिए। अच्छा। अब ये परमात्मा को पता है। अच्छा। हाँ, तो पुलिस ने कहाँ से पकड़ा? घर से पकड़ ली? उसको कहाँ से पकड़ा था? ये तो पुलिस ही बताएगी भैया। नहीं, आप घर से उठा ले गए थे? कहाँ से पता कर? वो अपने आप अरेस्ट हुआ। अच्छा, अपने अरेस्ट हो गया? हाँ। अच्छा, खुद ही अरेस्ट हो गया? सरेंडर कर दिया? हाँ, सरेंडर कर दिया और अपने आप बोल दिया। चाहे उसे लगी या नहीं लगी, उसने अपने ऊपर ले ली। बाकी एक बात बताओ, गोली उसके सिर में पीछे से लगी। गाड़ी हमारे बच्चों के पीछे आगे से किसने मारी? मेरा बेटा कह रहा है मैंने तो आगे से नहीं मारी, पीछे से हम चला रहे, वो भी गाड़ी में लगा रहे थे। उनको नहीं, हवा में फायरिंग कर रहे थे बच्चे, उनको नहीं मार रहे थे। उन्होंने ही चलाई। अच्छा। पहले। अच्छा। इन्होंने तो गाड़ी गुड्डी तो ये बिट्टू बजंगी की भी दोस्त है? नहीं। और नूह वाले केस में गए थे क्या जब नूह में कांड हुआ था कुछ ऐसा? नहीं, मुझे नहीं पता।
उन्होंने बताया था आपको कि हमसे मतलब हम गाड़ी पीछा कर रहे थे, फिर गलती हुई है? हाँ, ये तो बताया था। अच्छा। लेकिन पहले उन्होंने चलाई है, जो उस गाड़ी में थे उन्हें नहीं पता किसने चलाई है। अगर ये चलाते तो पहले ड्राइवर को लगनी थी, साइड वाले को कैसे लगी ये परमात्मा को ही पता। जी, तो ये माँ जी, तो दो बच्चियां हैं अनिल कौशिक के, और ये उनका घर है फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में, यहाँ पर वो रहते हैं। और फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में अभी जांच जारी है। लेकिन जो उनकी मां है उनका कहना ये है कि उनका बेटा उस रात वहाँ स्पॉट पे था, लेकिन गोली किसने चलाई ये उनको नहीं पता है। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। विधानसभा चुनाव करीब आते ही सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हरियाणा में गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है। आप सांसद राघव चड्ढा और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के बीच चर्चा हुई है। अब सीटों की संख्या और विधानसभा क्षेत्र को लेकर बातचीत होनी है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बना दी है। इस कमेटी में दीपक बावरिया, अजय माकन और दीपेंद्र हुड्डा को शामिल किया गया है। ये कमेटी औपचारिक तौर पर बातचीत करेगी। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहलवान विनेश फोगाट के लड़ने को लेकर जारी अटकलों पर भी आज विराम लग जाएगा। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया के मुताबिक आज अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। तो विनेश फोगाट बारडा या दादरी से और बजरंग पुनिया बादली, हालांकि बादली से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स को टिकट दिया जा चुका है। उधर हरियाणा चुनाव से पहले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का करीबी गोकुल सेतिया कांग्रेस में शामिल हुआ है। गोल्डी बराड़ लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में मोस्ट वांटेड है। गोल्डी बराड़ के साथ गोकुल सेतिया की फोटो वायरल है। ड्रग तस्करी के मामले में अमेरिकी जेल में बंद सनी मुल्तानी के साथ भी गोकुल की तस्वीरें हैं। गैंगस्टर से कनेक्शन रखने वाले गोकुल सेतिया की कांग्रेस में एंट्री पर सवाल उठ रहे हैं। मूसेवाला के हत्यारों से संबंध रखने वाले गोकुल सेतिया के कांग्रेस में शामिल होने से उनके प्रशंसक नाराज हो गए हैं। कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया हमारा मित्र, कोई बाहर चला गया, कोई अपनी फार्मिंग संभाल रहा है, कोई सरकारी जॉब लग गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई गैंगस्टर बन गया। तो आज जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 10 साल बाद उनके साथी क्या बन जाएंगे किसी को पता होता है। और मेरी किसी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट हो किसी प्रकार की तो बताएं। तो मेरी तो चीजें स्पष्ट है विधायक जी, गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिए, फोटोज पुरानी मिलेंगी। अब तो मेरी दाढ़ी भी सफेद आ गई, सब उसमें देख के समझ जाएंगे कि ये 10 साल पुरानी 12 साल पुरानी फोटोज निकाल के आ रहे हैं। भोपाल के एक साधारण परिवार के बेटे रोहन सेजवाल ने अपने परिवार और शहर का नाम रोशन किया है। रोहन का चयन जॉर्डन में 2 से 9 सितंबर तक होने वाली जूनियर एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय अंडर 19 बास्केटबॉल टीम के लिए हुआ है। रोहन के पिता भोपाल में ऑटो चलाते हैं। रोहन की प्रतिभा को पहले भी पहचाना गया था जब 2020 में उनका चयन अमेरिका के NBA जूनियर के लिए हुआ था। हालांकि कोविड महामारी के कारण वो अमेरिका नहीं जा पाए थे। एक ऑटो चालक के बेटे के लिए ये छलांग लंबी है। भोपाल में मैनेट इलाके के पास रोहन सेजवाल का परिवार प्रधानमंत्री आवास में रहता है। 10 साल की उम्र में रोहन ने पहली बार बास्केटबॉल खेला और यहीं से जॉर्डन तक का सफर भी तय किया। पैसों की कमी थी, फटे जूतों से प्रैक्टिस किया और आज जूनियर एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में चयन हुआ है। एक बॉल ली, सर के पास गए, मैंने सर ऐसी बात है, मैं ऑटो चलाता हूँ तो मुझे बच्चों को बास्केटबॉल सिखाना है। बोले ठीक है, कल से भेज दीजिए। मैं सर फीस वगैरह, बोले यहाँ कोई फीस नहीं लगती, सब फ्री। सर ने इतनी मेहनत करी क्या बताऊँ, और सर ने आज इस काबिल बनाया उसको, आज जॉर्डन में है। बहुत खुशी हो रही है।
बहन खुशी से अपने भाई के मेडल और ट्रॉफी दिखाती है। माँ की आंखें बातचीत में भर आती है, बताती है कि कैसे होनहार बेटे के पास एक मोबाइल तक नहीं था। सबसे पहले रोहन ने जूनियर चैम्पियनशिप यूथ में सिल्वर मेडल जीता। फिर उसके बाद जूनियर नेशनल्स में उसने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता और साउथ एशियन चैम्पियनशिप जो श्रीलंका में हुई थी जिसके लिए फीबा क्वालिफाइज हुए तो उसके लिए उसने गोल्ड मेडल जीता। वो हमें बड़ी खुशी है कि वो आज यहाँ पे मतलब इतने आगे पहुँच गया है, हम उसके नाम से जाने जाते हैं और ये सारी उसी की ट्रॉफीज़ हैं जितने भी उसने ओपन्स में पार्टिसिपेट किया है। परेशानी तो बहुत निकाले मैडम मेरे बच्चों ने, क्योंकि उसको खेलने का शुरू से बहुत शौक था और उसके पास मतलब जूते तक नहीं रहते थे खेलने के लिए। उसके दोस्त लोग उसको हेल्प करते थे, फटे जूते पहन के जाता था। अगर कहीं उसका सिलेक्शन हुआ तो फिर वो दोस्त लोग उसको बोलते थे कि ये मेरे जूते पहन के जा, फिर वो पहन के जाता था, फिर जीत के आता था। बहुत खुशी होती थी। उसके वजह से आज यहाँ खड़े हैं आपके सामने, मतलब इतना नाम उसने ऊंचा कर दिया। आगे और ऐसा ही मेहनत करे मेरा बेटा और आगे बढ़े, हम देश के लिए खेले, इस देश का नाम रोशन करे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन, शहर का नाम रोशन करे। हमारा तो माँ बाप का तो कर ही रहा है, तो बहुत खुशी होती है। कोच ने पहली दफे बॉल तोहफे में दी। अपने शागिर्द के हुनर पर अब वो बेहद खुश है। मेरे पास आए तो मेरे से बोले, तो मैंने बोला ये इतने बच्चे खेल रहे हैं, आपका बच्चा कौन सी क्लास में खेल रहा है? 5th क्लास में। तो मैंने बोला फिर तो कल से आप भेज दीजिए। रोहन का ये था कि है ना, हमारा 6 बजे सुबह ग्राउंड चालू होता था तो वो 5:30 बजे ग्राउंड पर आके बैठ जाता था और जूते फटे तो भी है ना वो बराबर से है ना बच्चों के साथ रनिंग कर रहा, मना नहीं करता था, जो भी हम कंडीशनिंग कराते थे। ये जूनियर का भी उसका अभी 18 साल का हुआ है, अभी अंडर 19 में भी है ना वो 1 साल और खेलेगा जूनियर्स में। प्रार्थना करते रहते कि है ना इसको सीनियर नेशनल्स में भी खिलाए और अच्छे है ना सारे अचीवमेंट दिलाए, जिससे है ना हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन हो। भोपाल के ऑटो चालक के बेटे रोहन ने यहीं से बास्केटबॉल की प्रैक्टिस शुरू करी थी। आपको बता दें कि रोहन अब जॉर्डन में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। 10 साल की उम्र से प्रैक्टिस कर रहे हैं। रोहन के पास जूते खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे और वो फटे जूते पहनकर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस किया करते थे। अब उनके घर वाले और उनके कोच बहुत खुश है और फख्र महसूस करते हैं कि उनका बेटा देश का नाम विदेश में रोशन कर रहा है। कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ मैं तनुश्री देसाई, एनडीटीवी। और अब खबर यूपी से। भेड़िए के साथ ही अब बाघ और तेंदुए के हमलों की खबरें अलग अलग जिलों से आ रही हैं। हापुड़ जिले के नवादा सहित 3 अन्य गांव में तेंदुए की दहशत बरकरार है। तेंदुआ गांव के जानवरों पर भी हमला कर रहा है। ग्राम प्रधान लोगों को जागरूक रहने के लिए अनाउंसमेंट से लेकर अलर्ट कर रहे हैं। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। एनडीटीवी की टीम पहुंची तो बताया गया कि गांव में काफ़ी डर है। रोजाना लोग तेंदुए को कहीं ना कहीं देख रहे हैं। हमारी सहयोगी मानसी जोशी हापुड़ में गांव में पहुंची, उन्होंने लोगों से बातचीत की। आइए सुनते हैं। इस समय मैं हापुड़ के गढ़ तहसील के नवादा गांव के आसपास मौजूद हूं और यहां पर पिछले कुछ दिनों से ये बताया जा रहा है कि करीब 2 हफ्ते से यहां पर एक तेंदुए का जो आतंक है वो देखा जा रहा है। उस तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की तरफ से यहां पर ये पिंजरा लगाया गया है। इस पिंजरे को इस तरीके से यहाँ पे सेट किया गया है, जैसे ही तेंदुआ अगर इस पिंजरे के अंदर जाएगा ये पिंजरा बंद होगा और तेंदुआ इसके अंदर फंस जाएगा। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि तेंदुए के वजह से इस आसपास के जो 4 से 5 गांव हैं वो प्रभावित हुए हैं, जिसमें नवादा है, जिसमें पूट गांव है, जिसमें आलमनगर गांव है और भी 1-2 गांव हैं जो प्रभावित हुए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो कि पूट के रहने वाले हैं और उनका ये कहना है कि पिछले 1-2 दिन में उन्होंने खुद तेंदुए को देखा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोमीन है जी। आपने खुद देखा था? जी, मुझ पे वार करा, उसने अटैक करा, मैं भाग दौड़ के अपने टांड पे चढ़ गया। तो आप वहां पर क्या कर रहे थे उस मैं अपनी दौरान? पलेज रखा रहा जी। तो आपने फिर किस तरह से अपनी जान बचाई? कितना देर तक वो आपके पीछे रहा? लगभग 40 से 50 मिनट तक मेरे इर्द गिर्द रहा, आसपास रहा यार। मैंने डंडा था मेरे पास, उसे मैं टांड में मारता रहा। लाइट मैंने 2 बैटरी मेरे पास बरकरार लगा के रखी है। इस बात की जानकारी आपने वन विभाग को दी है? वन विभाग को दी जी जानकारी, प्रधान जी को दी, प्रधान जी ने वन विभाग को जानकारी दी जी। तो आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, हम ग्राम नवादा के रहने वाले हैं। कितने दिन से है ये?
इसकी अभी मोमिन भाई ने ही देखा है आंखों हाँ। से, तो हमने नहीं देख पाए हैं। हाँ। तब के जंगल में रह रहे हैं, हम भी जंगल में रह रहे हैं। हमारे इधर पर मैं भी दहशत तो है लोगों में। हाँ जी। दहशत पूरी लोगों हाँ। लोगों में पूरी दहशत है जी। एक हफ्ता हो गया इसे, डेली यहीं आता है, यहीं घूमता है इसी एरिया में। हाँ, आज सुबह बताया जा रहा है कि यहाँ पर पंजे के निशान भी देखे गए थे आगे खेतों में। ताजे पैर लगे हुए हैं। हाँ। बारिश के कारण वो निशान खत्म हो गए। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रामीण हमें बता रहे हैं, उन्होंने हमें बताया, पूट के जो रहने वाले मोहसिन जी हैं, उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से यहाँ पर तेंदुआ पिछले कुछ दिन से लगातार घूम रहा है, इसी इलाके में घूम रहा है। वन विभाग की टीम जो है यहाँ पे लगातार गश्त लगा रही है। प्रशासन की तरफ से भी ये आदेश दिया गया है कि वन विभाग की टीम लगातार जिन इलाकों में तेंदुआ घूम रहा है वहां पर जाए और वहां का जायजा ले।